फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, जिसमें हम पढ़ेंगे जीवाणु का परिचय, आकारिकी, संरचना एवं वर्गीकरण। तो है जीवाणु मोनेरा वर्ग का सूक्ष्म जीव है जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक कोशिकीय है जो एक कोशिका से बना होता है। सूक्ष्म जीव है जो हमें अपनी आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देते। आसानी से क्या दिखाई देते ही नहीं है। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं और द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। द्विखंडन विधि द्वारा विभाजित होते हैं दो खंडों में। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहोक, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ल्यूवेनहोक ने सूक्ष्मदर्शी की खोज भी की थी। उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु की खोज की 1676 में 1676 में की। एनीमैल्यूकस नाम रखा। पहले जीवाणु का नाम क्या रखा गया? एनीमैल्यूकस नाम रखा गया। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सर्वप्रथम सन 1878 में टीजे बरेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु जनित पादप रोग की खोज की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवाणु जनित पादप रोग की खोज किसने की थी? टीजे बरेल। कब की थी? 1878 में की थी। कौन से पौधे में की थी? नाशपाती में की थी। रोग का नाम क्या था? नाशपाती के दग्ध अंगमारी रोग। यह रोग किसके द्वारा होता? कौन से जीवाणु के द्वारा होता? इर्बीनिया एमाइलोबोरा नामक जीवाणु से होता। अब है जीवाणु के गुण। यह अपन ने आगे पढ़ाई है पहले। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता। सुविकसित केंद्रक क्यों नहीं होता? क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें 70 एस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं और जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता। आगे है जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। इसमें ऊर्जा उत्पादन हेतु माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसमें मीजोसोम होते हैं जो श्वसन स्थल का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। श्वसन स्थल का कार्य कौन करता है? मीजोसोम करते हैं। प्रत्येक जीवाणु कोशिका में एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल जिसमें डीएनए और आरएनए हो, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स इत्यादि होते हैं। वर्ताकार, स्वतंत्र एवं द्विरज्जु डीएनए होता है। जीवाणु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसलिए 70 एस प्रकार के राइबोसोम होंगे। ये लगभग 40% प्रोटीन, 60% आरएनए के बने होते हैं। क्या राइबोसोम 40% प्रोटीन व 60% आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम की सबसे छोटी इकाई 30 एस का 16 एस राइबोसोमल आरएनए, 16 एस आरआरएनए आजकल प्रचलित वर्गीकरण का प्रमुख आधार है। कुछ जीवाणु में आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त एक या एक से अधिक वर्ताकार डीएनए अणु होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड वह होता है जिसमें हम किसी जीन को किसी दूसरे जीव में ट्रांसप्लांट कर सकें या फिर दूसरे पादप में ट्रांसप्लांट कर सकें, जिनके द्वारा या फिर जिनका होने या जीवाणु में होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। तो जो ये अतिरिक्त होते हैं उनको वो होते हैं ये अतिरिक्त में पाए जाते हैं। इनका होने या न होना इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर पादप रोग करने वाले जीवाणु ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो वर्ताकार डीएनए होंगे ना जो अधिक होते हैं तो वो है ना प्लाज्मिड कहलाते हैं। ज़्यादातर पादप रोग करने वाले जीवाणु ग्राम नेगेटिव होते हैं। देखो पादप रोग के जीवाणुओं को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, ग्राम नेगेटिव एवं ग्राम पॉजिटिव। तो ये बोल रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव होते हैं वो ज़्यादा रोग फैलाते हैं, जिनमें जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एविनिया। कुछ ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं जो रोग फैलाते हैं, जिनमें क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीज। आगे है जीवाणु कोशिका की आकारिकी। तो आगे है जीवाणु कोशिका की आकारिकी। अधिकतर जीवाणु कोशिकाएं छड़ाकार होती हैं
जो 2 से 225 म्यू मीटर लंबी व 0.5 म्यू मीटर चौड़ी होती है। जीवाणु कोशिका अनेक प्रकार की पाई जाती है, लेकिन इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। गोलाकार, गोलाकार, छड़ाकार, क्रोमो या विवियो कोमा भी बोल सकते हैं, या फिर सर्पिलाकार। तो अब हम पढ़ेंगे गोलाकार। गोलाकार में कितना भागों में बांटा गया है? गोलाकार में बांटा गया है 6 भागों में। पहला है माइक्रोकोकस, जिसमें जीवाणु कोशिका एक एक के रूप में रहती है, तो इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। अब डिप्लोकोकस है सेकेंड नंबर पे, जिसमें जीवाणु कोशिका 2-2 के समूह में रहती है, जिसका एग्जाम्पल होगा डिप्लोकोकस निमोनी। आगे है टेट्राड, जिसमें जीवाणु कोशिकाएं चौरसी या 4-4 के समूह में रहती है, जिसका एग्जाम्पल है टेट्रोकोकस, टेट्राकोकस। फिर है सार्सिना, सार्सिना, सार्सिना में जीवाणु कोशिकाएं 4 के पीछे 4 और के समूह में रहती है, जिसमें संख्या 8 के या फिर 64 के समूह में रहती है, तो या घन के आकार में रहती है, तो उसका एग्जाम्पल है सार्सिना लुटिया। आगे है स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस में क्या है? स्टेफिलोकोकस में जीवाणु कोशिका एक समूह में रहती है, जिसका एग्जाम्पल है स्टेफिलोकोकस ओरियस। आगे है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में जीवाणु कोशिका एक माला के रूप में रहती है, एक श्रृंखला में रहती है, तो इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टस, स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टस। आगे है, आगे की जीवाणु को, ये तो थे गोलाकार के, अब है छड़ाकार। छड़ाकार में एक जीवाणु छड़ के रूप में होता है, छड़ के रूप में होता है, जिसका एग्जाम्पल है जेंथोमोनास। सर्पिलाकार, छड़ के रूप में मतलब एक सीधी मतलब एक सीधी छड़ होती है। छड़ किसको बोलते हैं? जो सीधा होता है, उसके छड़ के रूप में होता है सर्पिलाकार, जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके होता है। सर्पिलाकार सांप के आकार में, तो जो सर्पिला रूप में होती है, एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वोल्यूटान्स, स्पाइरिलम वोल्यूटान्स। आगे है ब्रीवियो, जिसे कोमा भी बोलते हैं, कोमे के रूप में रहती हैं, तो ये घुमावदार होते हैं, तो ब्रीवियो कोलरी, ब्रीवियो कोलरी। तो मैं आपको एक बार फिर से उनकी दिखा देती हूँ। देखिए, ये रहा, ये था छड़ाकार, ये था ब्रीवियो, ये था सर्पिलाकार, वो ऊपर गोलाकार। तो आगे है जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना, चलिए अपन इधर देख के जीवाणु की संरचना को देखते हैं। ये है जीवाणु का चित्र। देखिए, 2019 में आया था कवक का चित्र, फिर 2020 में आया वायरस का चित्र आया, और अब की बार 100% हो सकता है कि जीवाणु का चित्र आए 2021 में। इसमें देखिए, ये जो है, ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका भित्ति, तो और ये इसके अंदर वाली है कोशिका झिल्ली, जो ये दिख रही है वो है कोशिका झिल्ली, ये ब्लैक वाली है कोशिका भित्ति। जीवाणु को चारों तरफ से घेर के रखती है, वो है कोशिका भित्ति। और इसमें एक जो द्रव होता है, जो श्लेष्मा की पतली परत बनी होती है, जो एक पतली परत फूलकर एक निश्चित आकार में परिवर्तित हो जाती है, जिसे बोलते हैं कैप्सूल या फिर संपुटिका। जो ये है संपुटिका, यह संपुटिका, ये कोशिका भित्ति, और यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और इनकी सतह पर जो पाइलिन पाए जाते हैं, बाल सदृश संरचना होती है। ये रही पाइलिन, जो बाल सदृश संरचना है, जिसको पाइलाई कहते हैं। ये क्या कार्य करती है? पाइलाई का क्या कार्य होता है? ये तरल माध्यमों में या फिर संयुग्मन माध्यमों में चिपकने का कार्य करती है। और जीवाणु कोशिका में जीनोम होते हैं, वो गुणसूत्र के रूप में संगठित नहीं होते हैं, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व वर्ताकार डीएनए या फिर लंबे डीएनए अणु के द्वारा किया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। अब है जीवाणु, और ये मीजोसोम, जो मीजोसोम होती है, जो एक गुब्बारे नुमा संरचना बन जाती है, जिसको मीजोसोम कहते हैं। और फिर होती है इसमें न्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है, कोशिका द्रव पाया जाता है इसके अंदर, ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड। और फिर ये इधर होता है प्लाज्मिड, वर्ताकार डीएनए प्लाज्मिड, इसमें आरएनए होता है,
राइबोसोम 27 प्रकार के होते हैं। कशाभिका, अभी हम पढ़ेंगे कशाभिका के बारे में। यह है कणिका। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कशाभिका। अब हम जीवाणु के पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो है कशाभिका। कशाभिका क्या होती है? जीवाणु को गति करने में सहायक होती है, गति करने में सहायक होती है। और ये एक महीन तंतु जैसी संरचना होती है, महीन तंतु जैसी संरचना होती है जो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। इसकी अनुपस्थिति, कुछ जीवाणु में इसकी अनुपस्थिति भी होती है। अब कशाभिका को कितने भागों में बांटा गया है? कशाभिका को बांटा गया है 6 भागों में। तो अब देखते हैं हम इसमें। देखिए, यह है एकल कशाभिका, जिसमें एक ही तंतु पाया जाता है, उसे एकल कशाभिका कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल होगा ज़ैंथोमोनास। यह है उभय कशाभिका, जिसमें दोनों तरफ, दोनों सिरों पर तंतु पाए जाते हैं, उन्हें उभय कशाभिका। इन तंतुओं को हम बोलते हैं कशाभिका। तो जिसमें दोनों सिरों पर कशाभिका पाई जाती है उन्हें उभय कशाभिका, जिनका एग्जाम्पल होगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास उभय कशाभिका का एग्जाम्पल होगा, या फिर नाइट्रोमोनास। अब है एकल गुच्छ कशाभिका, जिसमें जीवाणु कोशिका के एक ही सिरे पर कशाभिकाओं का अनेक कशाभिकाएं पाई जाती है एक सिरे पर, वो एकल गुच्छ कशाभिका होती है। तो उनका एग्जाम्पल होगा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। अब है द्विगुच्छ कशाभिका। द्विगुच्छ कशाभिका में क्या होता है? जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर अनेक कशाभिकाएं पाई जाती है, गुच्छों में कशाभिकाएं पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं द्विगुच्छ कशाभिका। तो इसका एग्जाम्पल होगा साल्मोनेला। अब आगे है परिरोमी। जीवाणु कोशिका के चारों ओर कशाभिकाएं पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं परिरोमी कशाभिका। परिरोमी कशाभिका, जिसका एग्जाम्पल होगा इरविनिया। इरविनिया। अब आगे है अकशाभिका, जिस जीवाणु कोशिका की कशाभिका पाई नहीं जाती है उसे बोलते हैं अकशाभिका। इसमें आएंगे माइक्रोकोकस वंश की सभी प्रजातियां आती है। अब मैंने जो बताया था कि जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया है, ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही। ये देखिए, मैंने इनको समझा दिया है शॉर्ट बुक में, ये कशाभिका को बताया गया। अब आगे है ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही। पहले ग्राम की खोज किसने की थी? ऐसी ग्राम ने 1884 में की थी, तो उनके हिसाब से बांटा गया है। तो देखिए, ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही में आपको डिफरेंट पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसमें देखिए, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति देखिए, इसमें 40 से 90% म्यूरिन पाया जाता है और इसमें म्यूरिन पाया जाता है 1 से 10%। अब आगे कोशिका भित्ति एक स्तरीय होती है, इसमें कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा म्यूरिन का प्रतिशत मात्रा को देख के, इसमें एक स्तरीय और इसमें द्विस्तरीय। और आगे है टोइक। टिकोइक अम्ल होता है वो उपस्थित होता है और इसमें टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति लिपिड्स बहुत कम मात्रा में होता है और इसमें अधिक मात्रा में, इसमें टिकोइक अम्ल होता है और इसमें लिपिड्स होते हैं अधिक मात्रा में। बहुत कम पादप रोगजनक जीवाणु इस समूह से होते हैं, पहले भी अपन ने पढ़ा था। अब है कि वो ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा अधिकतक संबंधित रोग पादप रोग से होते हैं। ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल होगा क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीज, बेसिलस, और इसका ग्राम नेगेटिव का ज़ैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, इरविनिया। अब आगे है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो कोशिका भित्ति से घिरी होती है, फास्फोलिपिड, प्रोटीन एवं कुछ पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। और ये काम क्या कर रही है? काम क्या करती है? ये घुले हुए आहार पदार्थों को कोशिका के अंदर आने तथा व्यर्थ पदार्थों को कोशिका के से बाहर निकालने का काम करती है। अब है चौथे नंबर पे है ये कोशिका। पहले कोशिका भित्ति देख लीजिए। कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूरिन की बनी होती है और यह क्या कार्य करती है? यह दृढ़ता व आकृति प्रदान करने का कार्य करती है और रासायनिक और यांत्रिक आघातों से बचाती है। अब चौथे नंबर पे है कणिका। कणिका क्या होती है? यह कोशिका द्रव्य में कुछ संरक्षित पदार्थ होते हैं जो पॉलीसेकेराइड व लिपिड्स आदि के बने होते हैं। ये फास्फोलिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं और ये पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स के बने होते हैं और ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। खाद्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन करने का इनका कार्य होता है। आगे है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल
जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है जो हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है तथा केंद्रक झिल्ली से आबद्ध नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली से भी ये जुड़ा हुआ नहीं होता है क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसलिए प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोशिका में आरएनए भी मौजूद होता है। इसमें दोनों न्यूक्लिक अम्ल में दोनों आरएनए और डीएनए दोनों होता है, ये याद रखिएगा। जबकि वायरस में एक होता है, दोनों में से एक होता है, चाहे कोई सा भी हो। प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से बता रहे। कुछ जीवाणु प्रजातियों में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त एक या अधिक वर्ताकार डीएनए पाया जाता है जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, जो प्रतिजैविक के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनका ट्रांसजेनिक में भी रूप में भी कार्य काम में लिया जा सकता है। अब आगे है काय, मध्यकाय या फिर मीजोसोम। तो इसे देखो, जीवाणु कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर बाह्यकोश जैसी संरचना बनाते हैं। बाह्यकोश की जगह हम गुब्बारे जैसी संरचना भी बोल सकते हैं, संरचना बनाती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। अब ये क्या कार्य करती है? ये एक श्वसन स्थल का कार्य करती है, ये अपन ने आगे पढ़ा था। ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कार्य करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फिर ये श्वसन का ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है और ये साथ ही कोशिका विभाजन के समय पट्ट निर्माण पर डीएनए पुनरावृत्ति का भी मदद करती है। अब आगे है जीवाणु का वर्गीकरण। जीवाणु का वर्गीकरण किया था D.H. वर्गी ने, कौन सी पुस्तक में किया था? वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। फिर उन्होंने आगे जाके इसका नाम चेंज किया था वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी है। बॉयज, फिर बाद में प्रोकैरियोटिक जीवों को बॉयज और सहयोगियों ने 2 डेमोन, अक्रिया और बैक्टीरिया में वर्गीकृत किया था। और ये देखिए डोमेन बैक्टीरिया को 24 अंगों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में 32 से ज़्यादा जीवाणु वंश ज्ञात हो चुके हैं, किसी न किसी प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब इनमें देखिए पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु की जातियाँ देखिए, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, रास्टलोनिया, इरविनिया, क्लेवीबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीज, एक्टोबैक्टीरिया आदि। पादपों में संबंधित जीवाणु में है राइजोबियम, जो दलहनी फसलों में जड़ों में सहजीवन की क्रिया करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिर एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड होता है। एक्टोबैक्टीरियम होता है जिसमें टीआई प्लाज्मिड होता है तथा इस जीवाणु को आनुवंशिक अभियांत्रिकी के रूप में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतर करने के लिए काम में लिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्लाज्मिड को आनुवंशिक यहाँ ट्रांसफॉरेशन के रूप में भी काम में लिया जाता है, तो ये जेनेटिक ट्रांसफॉरेशन के रूप में काम में आता है। जो एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड होता है वो। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्राकृतिक का आनुवंशिक अभियंता भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्रकृति का आनुवंशिक अभियंता भी कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कल पढ़ेंगे फाइटोप्लाज्मा या वायरस भी पढ़ेंगे हम कल, और फाइटोप्लाज्मा भी पढ़ेंगे। और अगर आपको कवक के बारे में, कवक से संबंधित वीडियो देखना है, तो जो हमने कल जो वीडियो बनाया था वो कवक से संबंधित था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके कवक का वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।